जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पार्टिकल फ़िज़िक्स का जो है इस सेकंड रियाजुद्दीन स्कूल ऑफ फ़िज़िक्स की एक्टिविटी का आखिरी लेक्चर है। तो कोशिश तो काफ़ी ज़्यादा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर हो जाए, तो लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि जितना भी यहाँ पे हमने सीखा है तो एटलीस्ट आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि पार्टिकल फ़िज़िक्स में आपकी एक जो है इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और उसके साथ साथ ये है कि बुनियादी चीज़ें जो है आपको बखूबी उनका अंदाज़ा हो गया होगा। तो आज का जो लेक्चर है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। जुमा प्रेयर की वजह से हम थोड़ा सा लेक्चर अभी करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेक्चर जो है जुमे के बाद। तो बहरहाल इसमें आज की जो लेक्चर की आउटलाइन है वो पहले आपको बता दूं। यूनिफिकेशन स्कीम्स हमने पहले स्टडी करनी है। जो कल हमने फंडामेंटल इंटरेक्शंस डिस्कस की थी, तो फंडामेंटल इंटरेक्शंस को किसी लेवल पे जाके यूनिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके लिए यूनिफिकेशन स्कीम्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी है, ग्रैंड यूनिफिकेशन एंड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। इसके बाद हम एक स्टैंडर्ड मॉडल की तरफ आएंगे और फिर रिलेटिविटी की बुनियादी चीज़ें जो है उनका रिव्यू करेंगे। वैसे तो रिलेटिविटी का स्पेशल कोर्स अलग से चल रहा है, लेकिन उसमें ये चीज़ें कवर हम नहीं कर पाए, इसलिए जो जिन चीज़ों की पार्टिकल फिज़िक्स में ज़रूरत है तो उन चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। फिर दो इक्वेशंस हैं जो पार्टिकल फिज़िक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को डील करती हैं, जो कि केजी इक्वेशन है, क्लाइन गार्डन इक्वेशन एंड डिराक इक्वेशन। और इसके आखिर पे अगर आप पार्टिकल फिज़िक्स को एज ए करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कुछ फ्यूचर में जो इसमें रिसर्च हो सकती है उसके बारे में आपको आगाही दी जाएगी। तो शुरू करते हैं यूनिफिकेशन स्कीम्स के। तो यूनिफिकेशन स्कीम्स जैसे आपको बताया कि चार हैं। सबसे पहले अगर देखें, मैक्सवेल ने सबसे पहले यूनिफिकेशन स्कीम दी थी। मैक्सवेल की यूनिफिकेशन स्कीम ये थी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है उनको अलग फुटिंग पे ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ही फुटिंग पे ट्रीट करेंगे। इसकी डिटेल आगे आ रही। तो दूसरी है इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, जिसको GWS मॉडल का भी नाम दिया जाता है आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट ग्लेशियर, विनबर्ग एंड स्लाम। और फिर एक ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी है जिसको इन शॉर्ट गर्ट का नाम दिया जाता है, और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। तो मैक्सवेल की थ्योरी अगर देखें तो 1820 में ऑर्स्टेड साइंटिस्ट था, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर कहीं पे करंट पास हो रहा है किसी कंडक्टर में से, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। तो ये उसका एक आइडिया था। और आफ्टर 10 ईयर फैराडे ने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो करंट भी इंड्यूस होगा। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड आइडियाज़ थे। फिर इन दोनों आइडियाज़ को यूनिफाई किया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने ये कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होता है और जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑब्ज़र्व की जाती है, ये दोनों डिफरेंट आइडियाज़ नहीं है बल्कि एक ही आइडिया है। तो इस थ्योरी को उसने, या इस आइडिया को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का नाम दिया। फिर इसकी डिटेल की तरफ नहीं हम जाते, इसकी डिटेल जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का प्रॉपर एक कोर्स है उसमें देखी जा सकती है। तो हाउएवर मैक्सवेल ने सबसे पहले ये यूनिफिकेशन का आइडिया दिया। तो अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स जो है वो अलग अलग फ़ोर्स नहीं है बल्कि एक ही फ़ोर्स है। तो इसके बाद आइंस्टाइन ने भी अटैम्प्ट की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा कुछ फोर्सेस को यूनिफाई करने में। उसने कोशिश ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स जो है या इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उसको यूनिफाई किया जाए ग्रेविटी के साथ। लेकिन ग्रेविटी की जो यूनिफिकेशन है उसका आइडिया अभी आ रहा है कि जो क्वांटम ग्रेविटी है वो अभी तक मुमकिन नहीं है। तो पार्टिकल फिज़िक्स में जो स्टडी की जाती है उसमें सबसे पहली थ्योरी है इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। 1970 की अगर बात की जाए, तीन साइंसदान थे, ग्लेशियर, विनबर्ग एंड सलाम। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंबाइन करने की कोशिश की और ये उस कोशिश में कामयाब रहे। इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली कोशिश की और वीक फोर्स के ऊपर कुछ कंडीशंस लागू थी जिसकी वजह से उनको यूनिफाई करना इतना आसान नहीं था। वीक फोर्स जो है, एक तो बात यह है कि वो सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस पे ही एक्ट करते हैं, वो लार्ज डिस्टेंस पे एक्ट नहीं करते, इसलिए इसको ऑब्जर्व करना भी उतना आसान नहीं था जितना कि ग्रेविटी की फोर्स को हम आम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑब्जर्व कर लेते हैं, या ये कह लें कि चार पार्टिकल्स जो हैं उन पे ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो वीक फोर्स को इस सेंस में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना मुश्किल था। तो अगर आप बात करें वीक फोर्स की, तो वीक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले में कितनी वीक है, ये तकरीबन 10 मिलियन टाइम्स वीकर दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब इसकी अगर कंडीशंस देखें, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की कंडीशंस क्या थी। इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की कंडीशंस ये थी कि
जी हाँ जी, ये इसकी कुछ कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं कि अगर इलेक्ट्रोवीक थ्योरी जो है सेल्फ इसकी पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि ये जो थ्योरी बन रही है ये गेज इनवेरियंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। गेज इनवेरियंस का थोड़ा सा आइडिया आपको बता दूं कि अगर आप गेज इनवेरियंस गेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि किसी भी लिहाज से किसी फील्ड को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल उसको आप चेंज कर लेते हैं, उसमें आप परटर्बेशन लेके आते हैं, उसमें आप ये कह लें कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से थ्योरी के ऊपर क्या चेंज आ रही है, उसकी फिज़िक्स में क्या चेंज आ रही है, तो ये गेज ट्रांसफॉर्मेशन का इसको नाम दिया जाता है। अगर कोई चेंज ना आए तो उस प्रॉपर्टी को गेज इनवेरियंस का नाम दिया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी बननी थी, इसकी पहली रिक्वायरमेट ये थी कि ये गेज इनवेरियंट होनी चाहिए। और फिर दूसरी इसकी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये री नॉर्मलाइजेबल होनी चाहिए। इसमें कोई जो है आपके पास ऐसा फैक्टर नहीं आना चाहिए जो कि डाइवर्जेंट हो, ये कन्वर्जेंट फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बात करूँ कि फाइनमैन डायग्राम्स में जब हम जाते हैं तो फाइनमैन डायग्राम्स की जब कैलकुलेशन की जाती है उसमें डिफरेंट इंटेग्रल्स इन्वॉल्व होते हैं। वो इंटेग्रल अगर डाइवर्जेंट हो तो उस सूरत में वो नॉन फिजिकल रिजल्ट्स देते हैं, अगर वो कन्वर्जेंट हो तो वो फिजिकल रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। तो दूसरी रिक्वायरमेंट इस थ्योरी की ये थी कि जो रिजल्ट्स हमारे सामने आने चाहिए वो री नॉर्मलाइजेबल होने चाहिए और उसमें कोई भी नॉन फिजिकल रिजल्ट नहीं आना चाहिए। फिर इसके बाद इस थ्योरी के अंदर एक और प्रॉब्लम ये था कि जो मैसेंजर या मीडिएटर आप कह लें, मीडिएटर पे कंडीशन ये थी कि वो मैसलेस होना चाहिए, उसका मैस जो है वो ज़ीरो के करीब होना चाहिए। तो अगर आप टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स देखें तो एक तो है आपके पास फोटॉन और दूसरा है जी बोजान। तो ये दोनों किसके मीडिएटर है? अगर फोटॉन की बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मीडिएटर है और जी बोजान की बात की जाए तो ये वीक फोर्स का मीडिएटर है। तो वो जो कंडीशन है कि मैसलेस पार्टिकल्स होने चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है कि अगर दोनों न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, सॉरी मैसलेस न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं तो इलेक्ट्रोवीक इंट्रैक्शन वो कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक ब्रीफ सा आपको बताया कि इलेक्ट्रोवीक थ्योरी क्या है। इसके बाद एक विंडो ओपन हो गई, एक डोर ओपन हो गया कि अगर दो फोर्सेस यूनिफाई हो सकती हैं तो बाकी फोर्सेस क्यों नहीं यूनिफाई हो सकती। तो इस रिस्पेक्ट से ये जो GWS या ग्लेशियर-विनबर्ग-स्लाम है, इनका बहुत बड़ा काम था। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी है। इसके बाद जो एक और फिनोमिना सामने आया 1964 की बात है, 1964 में ही ये प्रेडिक्शन होना शुरू हो गई थी, लेकिन इसको डेवलप होते हुए कुछ टाइम लगा। तो हिग्स मैकेनिज़्म हमारे सामने आया। हिग्स मैकेनिज़्म इसको फर्दर हम फ्यूचर रिसर्चेज में एक्सप्लेन करेंगे कि हिग्स मैकेनिज़्म क्या है। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि सिमेट्री ब्रेक होनी चाहिए। सिमेट्री ब्रेक ब्रोकन जब होगी, सिमेट्री ब्रेक हो जाएगी तो उसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि डिफरेंट पार्टिकल्स कैसे मास गेन कर रहे हैं। इसका आपको इंट्रोडक्शन ये बता देता हूँ कि जो भी पार्टिकल्स, एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है हमारे पास, हाइपोथेटिकल पार्टिकल पहले कहा जाता था उसको, कि ऐसा पार्टिकल प्रिडिक्ट किया गया था कि जब दूसरे पार्टिकल्स उसके साथ इंट्रैक्शन करेंगे तो मैस गेन करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, किसी भी पार्टिकल की बात कर लें तो वो मैस कैसे गेन करेंगे, ये क्वार्क्स की वन बात कर लें, हिग्स बोजान के साथ जब वो इंट्रैक्शन करेंगे तो उसके थ्रू ही ये जो है हमारे सामने ये जो मैस गेन हिग्स मैकेनिज़्म के थ्रू या हिग्स फील्ड के साथ इंट्रैक्शन के थ्रू ही करेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड मॉडल की यहाँ पे बात हो रही है कि स्टैंडर्ड मॉडल जो है, स्टैंडर्ड मॉडल की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड मॉडल अब देखिए जी, अब स्टैंडर्ड मॉडल की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड मॉडल से बियॉन्ड ये बात होगी हिग्स बोजान की, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड मॉडल के ऊपर ही डिस्कशन होगी। लेकिन इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के बाद जो अगली थ्योरी प्रपोज की गई दैट वाज ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, जिसको गट थ्योरी का नाम दिया जा सकता है। अब ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी क्या है? ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी ये है कि जो दो फोर्सेज हैं उनके साथ तीसरी फोर्स को भी कंबाइन किया जा सकता है। ये जो आपको कर्व नज़र आ रहा है, इस कर्व पे अगर आप गौर करें, इस कर्व में आपको इस ग्राफ के अंदर आपको तीन कर्व नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ कर्व आ रहा है ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग फोर्स का कर्व है, ठीक है।
ये, और जो दूसरा कर्व दिखाया गया ये वीक फोर्स का कर्व है, और जो तीसरा कर्व दिखाया गया है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कर्व है। अब अगर गौर करें, ये एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आके तीनों कंबाइन हो जाते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा है? अगर इसकी वैल्यू देखें इन टर्म ऑफ एनर्जी, तो ये बनती है 10⁻15 और 16 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जब इतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होगी तो इस एनर्जी पे जो टोटल जो तीन फोर्सेस हैं वो यूनिफाई हो जाएंगी। तीनों फोर्सेस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये तीनों। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर आप इस ग्राफ की बात करें, इसमें जो सबसे ऊपर वाला कर्व है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए, नीचे वाला कर्व जो है वीक फोर्स के लिए, और जो तीसरा कर्व है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे जाके ये मिल जाते हैं कर्व। इस पॉइंट की अगर एनर्जी देखी जाए तो 10⁻15 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि इतनी एनर्जी जब हमारे पास गेन हो जाएगी, उस एनर्जी या इस स्केल पे जाके तीनों फोर्सेस को यूनिफाई किया जा सकता है। तो एक ब्रीफ अगर ओवरव्यू देखें तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है हर किसी की। अगर वीक यूनिफिकेशन की बात कर लें तो उसके लिए एनर्जी चाहिए है 10⁻2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके कंपैरिजन में अगर ग्रैंड यूनिफिकेशन की बात करें तो ग्रैंड यूनिफिकेशन के लिए जो गट स्केल है, ग्रैंड यूनिफिकेशन स्केल, तो वो है 10⁻16 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नीचे एक नोट बताया गया है। नोट में अगर आप गौर करें, इसमें लिखा गया है कि सर्न रिसर्चेस वर रीस्टार्टेड इन 2015 एट 13 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट बिकम्स इक्वल टू 1.3 10⁻4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रीस्टार्टेड का जो वर्ड यूज़ किया गया है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो सर्न में 2012 में जब हिग्स बोजान डिस्कवर किया गया था तो उसको पहले हिग्स लाइक पार्टिकल का नाम दिया गया, फिर फर्दर प्रॉपर्टीज स्टडी की गई तो कंफर्म किया गया कि ये हिग्स बोजान है। तो उसके बाद एक शटडाउन आया था सर्न में 2 साल के लिए तकरीबन। तो इसकी एनर्जी को अपग्रेड करने के लिए, टेक्निकल अपडेट्स करने के लिए एक शटडाउन के बाद 2015 में दोबारा शुरू किया गया था। एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि ये 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे शुरू होगा, लेकिन 13 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे शुरू हुआ। तो इतनी एनर्जी जो है इसमें अब अवेलेबल है सर्न में, जो कि वीक यूनिफिकेशन स्केल को तो कवर करता है। वीक यूनिफिकेशन स्केल है 10⁻2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन गट स्केल पे जाने के लिए हमें अभी भी 10⁻16 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। और अगर डिफरेंस यहाँ पे नोट करें तो डिफरेंस ऑलमोस्ट 10⁻12 यानी कि 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्टिल डिफरेंस मौजूद है। जब तक हम ये स्केल इतनी एनर्जी ऑब्टेन नहीं करेंगे तो ग्रैंड यूनिफिकेशन की तरफ नहीं जा सकते। इसके कंपैरिजन में अगर आप प्लांक स्केल की बात कर लें, प्लांक स्केल में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ ऑल नाउन फोर्सेस, 4 जो नाउन फोर्सेस हैं उनको अगर यूनिफाई करना है तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 10⁻19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर है। तो आप यहाँ से बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें अभी कितने इसमें देर लग सकती है या कितनी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से अभी तक हम ग्रैंड यूनिफिकेशन या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ नहीं जा पाए। ग्रेविटॉन बेसिकली थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में ही आता है ना। हाँ जी, तो ग्रेविटॉन इज़ द मीडिएटर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा वीक है, अगर आप कंपैरिजन करें स्ट्रॉन्ग फोर्स को 1 कंसीडर कर लें, उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻⁻² जो है 2 बनेगी, और जो वीक फोर्स है वो 10⁻⁻6 बनेगी, और जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10⁻⁻41 बनती है। तो आप डिफरेंस देख लें, स्ट्रॉन्ग फोर्स 1 है और इसके कंपैरिजन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10⁻⁻41 है। इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये बेसिकली प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान में होती है, तो क्या हम इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कंसीडर कर सकते हैं इसी तरह? नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं कंसीडर कर सकते। इलेक्ट्रिक फोर्स इज बेसिकली ड्यू टू चार्ज, ठीक है। और वीक फोर्स में हमने देखा था कि वीक चार्ज, कल सारा इसी पे लेक्चर था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स किसी दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करते हैं थ्रू वीक फोर्स, तो उसमें जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो उसको हमने W+ बोजान या Z बोजान का नाम दिया, ठीक है।
तो वो बेसिकली कलर चार्ज सॉरी वीक चार्ज की वजह से, और स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करें तो वो कलर चार्ज की वजह से। और इनमें से कौन कौन सी फोर्सेज जो हैं वो कंजर्वेटिव और कौन सी नहीं है? कंजर्वेटिव फोर्स तो सारी नेचुरल फोर्सेज हैं, ये चारों फोर्सेज जो हैं वो कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। हाँ, इसमें एक आगे जाके हम बात करेंगे जो हमारे पास आएगा asimetry बिटवीन मैटर एंड एंटी मैटर, तो उसमें मज़ीद इसमें हम बात करेंगे जी। तो अब ये एक ओवरव्यू आपको दिया है तमाम फोर्सेस को यूनिफाई करने का कि हमारा सफ़र कैसे होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, फिर हम उसको यूनिफाई किया वीक फोर्स के साथ, और फिर उसको यूनिफाई करने जाएंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो ये एक ओवरव्यू आपको दी जी। तो हमने जो लेक्चर शुरू किया था उसको कंटिन्यू करते हैं, और इसमें ये ग्राफ आपको ये एक पिक्चर लास्ट टाइम दिखाई थी जिसमें बताया था कि कौन से डिफरेंट स्केल्स हैं जिन पे जाके डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वो यूनिफाई हो जाती हैं। तो इसके बाद जो अगली चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल क्या चीज़ है? हमने पहले क्वार्क मॉडल देखा, हमने उसके बाद इलेक्ट्रोवीक थ्योरी देखी। तो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के बाद एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मॉडल बनाया गया जिसमें तमाम पार्टिकल्स का इंट्रोडक्शन है, उनके इंट्रैक्शंस डिस्कस की जाती हैं, उनकी टाइप्स डिस्कस की जाती हैं। जी, तो अब ये स्टैंडर्ड मॉडल की एक डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई, इसको प्रॉपरली मैं डिस्कस करता हूँ। ये आपके पास एक जो है स्टैंडर्ड मॉडल का चार्ट नज़र आ रहा है। इसमें अगर आप गौर करें, इसको मैं फर्दर ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, तो आप मोस्ट टॉप पे देखें तो ये जो है डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ पार्टिकल्स दिखाई गई हैं। ये जो पहले 3 कॉलम हैं सारे के सारे, जितने भी पहले 3 कॉलम बने हुए हैं, ये 3 जनरेशन्स ऑफ द एलिमेंट्री फर्मियंस को शो करते हैं। अब एलिमेंट्री जी, तो इसमें अगर आप गौर करें, यहाँ पर एक आपके पास जो पहला कॉलम है ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ द पार्टिकल्स नज़र आ रही है। इसमें जो पहले ऊपर वाली 2 रोज़ हैं ये क्वार्क्स को शो करती हैं, और नीचे वाली जो 2 रोज़ हैं ये लेप्टॉन्स को शो करती हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ द क्वार्क्स है जिसमें अप क्वार्क है और डाउन क्वार्क है। और यहाँ पर मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, यहाँ पर आपको जो शो हो रहा है वो उसके मैसेज दिखाए गए हैं। मैसेज के अलावा उनकी जो है यहाँ पर चार्ज शो किया गया दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे स्पिन शो की गई है। तो ये इस तरह से इनको अरेंज किया गया है। जो अप क्वार्क है, अप क्वार्क का मैस है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो इसको अब जो आपके पास सबसे ऊपर क्वार्क नज़र आ रहा है ये अप क्वार्क है। अप क्वार्क का मैस है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। आमतौर पे हम जो एनर्जी की टर्म में लेना चाह रहे होते हैं मैस को, तो इस वजह से इसको डायमेंशनली देखें तो यूँ बैलेंस किया गया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो लेकिन इसको हम 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कहते हैं। ये आमतौर पे टर्म ऐसे यूज़ की जाती है कि इसका मैस 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और इसके मुकाबले में अगर आप डाउन क्वार्क देख लें उसका मैस होगा 4.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये नीचे की तरफ जाते हैं मैस इंक्रीज़ होता है, मतलब कि अप क्वार्क का मैस कम है, डाउन क्वार्क का मैस ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप चार्म क्वार्क का देख लें तो इसका मैस जो है वो कम है और डाउन का ज़्यादा है। तो बहरहाल अब सबसे जो इनमें हैवी पार्टिकल है, अगर क्वार्क्स की बात की जाए, क्वार्क्स में सबसे ज़्यादा टॉप पार्टिकल हैवी है। तो इसके कंपैरिजन में जो आगे दिखाए गए हैं आपको पार्टिकल्स, ये एंटी पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। और एंटी पार्टिकल्स दिखाने का मकसद ये है कि इनके जो है चार्जेस का कंपैरिजन हो जाए। ठीक है, लाइक अप क्वार्क का अगर आप चार्ज देखें तो अप क्वार्क का चार्ज है -2/3। इसके मुकाबले में जो एंटी अप का चार्ज होगा वो पॉजिटिव 2/3, एंटी अप का होगा -2/3, और चार्म का है पॉजिटिव 2/3 और एंटी चार्म का -2/3। तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप नीचे वाले क्लास में चले जाएं तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ लेप्टॉन्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है और उसका न्यूट्रिनो पार्टिकल है। इसी तरह से म्यूऑन है और म्यूऑन का जो है न्यूट्रिनो है। और फिर तीसरी जनरेशन में टाओन है और टाओन का न्यूट्रिनो है। तो इन सब में अगर कंपैरिजन कर लें तो टाओन एक ऐसा पार्टिकल है
जिसका मैस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप देखें ये मैस आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिए गए हैं, बाकी तमाम जो 5 लेप्टॉन्स हैं उनके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन टाउन का अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। यानी कि दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि ये 1776 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होगा। उसके मुकाबले में बाकियों के मैसेज आप देख सकते हैं कि कम है। और इनमें अगर आप फर्दर ऑब्जर्व करें, न्यूट्रिनो एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ ओनली मैस ऑफ 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि लाइटर देन इलेक्ट्रॉन बनता है। इलेक्ट्रॉन का मैस है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको आप यूँ भी कह सकते हैं 0.511 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके कंपैरिजन में न्यूट्रिनो पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। तो लाइटेस्ट पार्टिकल है न्यूट्रिनो, और ये मैंने पहले बताया था कि एक वक्त था कि ये समझा जाता था कि न्यूट्रिनो पार्टिकल का मैस नहीं है, न्यूट्रिनो एक मैसलेस पार्टिकल है, लेकिन आज हम जानते हैं कि इसका मैस है, और मैस रखने की वजह से ही इसकी स्पीड जो है वो अंडर द लिमिट है, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है। और जो मोस्ट राइट साइड पे चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही तो इसमें ये ग्लूऑन्स बोजान्स दिखाए गए हैं, जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं। बोजान्स जो मीडिएटर हैं डिफरेंट फंडामेंटल इंट्रैक्शंस के। तो सबसे ऊपर ग्लूऑन दिखाया गया है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का मीडिएटर है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं। पहले उसका मैस लिखा गया है, ग्लूऑन एक मैसलेस पार्टिकल है और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स का मीडिएटर, और इसका चार्ज भी 0 है, न्यूट्रल पार्टिकल है, और इसकी जो स्पिन है वो 1 है, क्योंकि ये बोजान है, बोजान जितने भी उनकी स्पिन 1 है। इसके कंपैरिजन में फोटान देख लें, फोटान का चार्ज 0 है, इसका मैस 0 है, इसकी स्पिन 1 है, और जो जी बोजान है, जी बोजान इज़ नॉट मैसलेस पार्टिकल, इसका मैस है लेकिन इसका चार्ज 0 और स्पिन 1 है। और W+- इनके चार्जेस भी होंगे, W+ का चार्ज +1 होगा, W- का -1 होगा, इनके मैसेज गिवन है। अलबत्ता ये जितने भी अभी तक मैंने आपको बोजान्स बताए हैं, इन तमाम की स्पिन अगर देखें कॉमन है, इनकी स्पिन 1 है, ठीक है। तो इनकी स्पिन 1 है, इनको गेज बोजान्स का नाम दिया जाता है। इसके कंपैरिजन में आप हिग्स बोजान देख लें, हिग्स बोजान की स्पिन है 0, ठीक है। तो जिस पार्टिकल की स्पिन 0 होगी उसको स्केलर पार्टिकल भी कहा जा सकता है। अगर टेंसर जो इंट्रोड्यूस करवाया था, टेंसर के रैंक के मुताबिक आप देखें तो टेंसर रैंक 0 उसको स्केलर कहा जाएगा, टेंसर रैंक 1 उसको वेक्टर कहा जाएगा। तो ये तमाम जो गेज बोजान्स हैं इनको वेक्टर भी कहा जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया वेक्टर बोजान्स हैं। और हिग्स की क्योंकि स्पिन 0 है तो इस वजह से इसको स्केलर बोजान भी कहा जा सकता है। तो ये एक जैसे क्वार्क मॉडल के बाद आपको पार्टिकल्स की समरी दिखाई गई थी, तो ये वेरी प्रिसाइज और वेल अरेंज्ड एक टेबल है, दैट इज़ बेसिकली फंडामेंटल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द पार्टिकल सिर्फ यही नहीं है, स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर और बहुत सारी चीज़ें शामिल है। पार्टिकल्स टोटल इतने ही हैं जो आपको दिखा दिए गए हैं। फंडामेंटल जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसका प्रॉपर एक लैग्रांजियन है, लैग्रांजियन के थ्रू हम सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। तो लेकिन उस डिटेल में नहीं हम जाएंगे, तो यहाँ पर एक लिस्ट पूरी आपको दिखा दी गई है। क्वार्ट्ज के अंदर हाँ जी, स्पिन क्योंकि इनकी हाफ है, तो इनको हम उस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते। गेज बोजान्स या जो है आपके पास हिग्स बोजान, सिर्फ उसको कैटेगराइज किया जा सकता है जी। एक और इसका टेबल इसी तरह का दिखाया गया है, जिसमें आपको एक और चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। वो ये है कि अगर आप देखें 2012 4 जुलाई 2012 से पहले की बात करें तो उससे पहले हमें नहीं पता था कि हिग्स बोजान डिस्कवर होगा नहीं होगा, प्रेडिक्शन ज़रूर थी, लेकिन 4 जुलाई 2012 को अनाउंसमेंट हुई इसकी। तो उसके बाद स्टैंडर्ड मॉडल में एक मॉडिफिकेशन करना पड़ी। स्टैंडर्ड मॉडल उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था कि यहाँ पर हिग्स बोजान इसमें शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। आफ्टर हिग्स बोजान डिस्कवरी इसमें हिग्स बोजान को भी रखा गया। अब हिग्स बोजान की डिस्कवरी में इस ग्राफ का बड़ा रोल है। ये ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ऊपर वाला आपके पास ग्राफ बना हुआ है ये अनब्रोकन सिमेट्री है। अनब्रोकन सिमेट्री में हमें ये पता है कि जो हिग्स फील्ड है, ठीक है, हिग्स फील्ड उसमें H0 और H+ ये दोनों पार्टिकल शामिल हैं। और लेकिन जब सिमेट्री ब्रेक होती है, सिमेट्री ब्रेक पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, इसको इन डेप्थ जाके नहीं देखेंगे।
तो सिमेट्री जब ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि हिग्स इंट्रैक्शन करता है किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, और इंट्रैक्शन के थ्रू दूसरे पार्टिकल्स मैस गेन करते हैं। और ये लिस्ट तमाम की तमाम वही बनी गई है। इसमें एक और आपको चार्ट दिखाया गया है। इस चार्ट के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इस चार्ट के ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल जो है किस इंट्रैक्शन में हिस्सा ले रहा है। मसलन अगर आप ये देखें कि ये जो आपके पास मोस्ट लेफ़्ट साइड पे दिखाया गया है, इसका कलर देख लें, ठीक है। ये SU3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कलर डजंट मीन कलर ऑफ द क्वार्क, ठीक है। इसका जो आपको विजुअल कलर नज़र आ रहा है इस वक्त, उस कलर को आप देखें तो ये कलर आपको नज़र आएगा यहाँ पर क्वार्क्स के अंदर। ये क्वार्क में आप देखें, ये एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं पॉइंटर मेंशन कर रहा हूँ। तो पॉइंटर के ऊपर ये जब जो पॉइंटर मेरा अब ओवरलैप हो रहा है जहाँ पे, इसी तरह यहाँ पर पॉइंटर ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। ये क्वार्क के अंदर ऐसा बॉक्स नज़र आ रहा और कहीं ऐसा बॉक्स नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है क्वार्क्स जो है वो SU3 यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इंट्रैक्शन कर रहे हैं। और उसके बाद अगले जो बॉक्सेस हैं, अगले बॉक्सेस आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं। तो आप देखें क्वार्क के ऊपर भी वो 3 बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, और जो लेप्टॉन्स हैं उनमें भी वही 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स के जो लेप्टॉन्स हैं और क्वार्क्स हैं, ये दोनों जो टाइप ऑफ पार्टिकल हैं, ये SU2 मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू इंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। और अगर आप येलो बॉक्स देख लें, येलो बॉक्स से रिप्रेजेंट द वीक फोर्स। तो वीक फोर्स हर किसी के अंदर नहीं बना हुआ। वीक फोर्स अगर आप देख लें तो वीक फोर्स जो है वीक फोर्स तमाम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो वीक फोर्स के थ्रू भी इंट्रैक्शन कर रहे हैं। अलबत्ता जब सिमेट्री ब्रेक होती है तो उसमें थोड़ी सी इनमें चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। तो अब उस डिटेल में जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये भी एक उसी तरह का स्टैंडर्ड मॉडल का चार्ट है जिसको आप देखते हुए तमाम के तमाम पार्टिकल की टाइप्स, उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी स्टडी कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ क्वांटम नंबर्स भी दिखाए गए हैं। अगर आप ये देखें, ये इंडिकेटर एक देखें, इस पूरे चार्ट का ये सबसे ऊपर एक इंडिकेटर दिखाया गया है। इस इंडिकेटर में क्या है, मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है वो हाइपर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो वीक चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर जो ये अभी मैंने आपको मेंशन किया है कि ये बॉक्स किस चीज़ को शो कर रहा है, ये गेज बोजान की कपलिंग को शो कर रहा है कि किस फोर्स के थ्रू कपल हुआ है पार्टिकल, ठीक है। और राइट साइड पे अगर आप आ जाएं तो राइट साइड पे हाइपर चार्ज शो किया गया। अच्छा, अब हाइपर चार्ज 2 तरह के हैं यहाँ पे, एक लेफ़्ट साइड पे शो किया गया, एक राइट साइड पे, और इनके नाम भी यही है, लेफ़्ट एंड राइट। तो लेफ़्ट एंड राइट बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन ऑफ द पार्टिकल को, कि कुछ जो है स्पिन करते हैं क्लॉकवाइज, कुछ एंटी क्लॉकवाइज, उस रिस्पेक्ट से इनको लेफ़्ट या राइट कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह फिर वीक चार्ज दिखाया गया है, ठीक है। और डिस्क्रीट चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, नॉट डिस्क्रीट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज का रिलेशन बताया गया है हाइपर चार्ज के साथ क्या है, ठीक है। ये चार्ट मैं शेयर कर दूंगा, फ़िलहाल इसको मेरे लिए जूम इन करना मुमकिन नहीं है ड्यू टू रिकॉर्डिंग, तो अदरवाइज़ मैं इसको शेयर कर दूंगा इस चार्ट को। ये हाई रेजोल्यूशन में चार्ट है, तो आप तमाम पार्टिकल्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ ईजिली यहाँ से देख सकते हैं। और ये इंडिकेटर है फॉर द स्पिन हाफ पार्टिकल, और स्पिन 0 पार्टिकल का ये आपको इंडिकेटर दिखाया गया है जो कि हिग्स बोजान का है, और स्पिन 1 जो गेज बोजान्स हैं उनका ये इंडिकेटर दिखाया गया है। जी, तो हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉडल भी कंप्लीट हो गया है। तो अब कंजर्वेशन कुछ लाज ऐसे हैं जिनको हम ग्लोबली कंजर्व्ड क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो हर प्रोसेस के अंदर इन नंबर्स का एटलीस्ट कंजर्व होना ज़रूरी है, ठीक है। ये अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस आ जाता है, इन नंबर्स को वायलेट कर, इन लाज को वो अगर प्रोसेस वायलेट करता है तो उस सूरत में वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अगर चार्ज जो है वो कंजर्व ना हो, कलर चार्ज कंजर्व ना हो, बैरियन नंबर कंजर्व ना हो, लेप्टॉन नंबर या फ्लेवर कंजर्व ना हो, उस सूरत में वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, मास का कंजर्व होना ज़रूरी नहीं है। एक वर्टेक्स की अगर बात की जाए, वर्टेक्स पे कैसे कंजर्व होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग हम कंसीडर कर लेते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन आया और दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, उनके दरमियान कूलम्ब जो है रिपल्शन हुई, तो एक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन ने एक्सचेंज किया फोटान। अब फोटान एक्सचेंज करने का मतलब क्या है कि उसने अपनी कुछ एनर्जी एक्सचेंज की, तो उस सूरत में उसने अपना मैस एक्सचेंज किया। तो दैट्स वाई एक वर्टेक्स की बात की जाए तो एक वर्टेक्स पे जो है मैस का कंजर्व होना ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल तो कंजर्वेशन ऑफ मैस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारे के सारे सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, लेकिन ये बात हो रही है पर्टिकुलरली स्कैटरिंग और डिके प्रोसेस फॉर दी वर्टेक्स। वर्टेक्स पे ये सारी चीज़ें कंजर्व होना ज़रूरी है जी। तो चंद एक चीज़ें स्किप करना पड़ेंगी, लेकिन मैं एटलीस्ट आपको फ्यूचर रिसर्चेस के बारे में बता दूंगा। ये कुछ सिमेट्रीज़ होती हैं, सिमेट्रीज़ आई थिंक मैं डिस्कस नहीं कर पाया यहाँ पे। सिमेट्रीज़ के बारे में आपको जर्नली आइडिया दे देता हूँ। सिमेट्रीज़ रोटेशन की सिमेट्री हो सकती है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री हो सकती है, यानी कि ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू फिज़िकल सिस्टम जो है उसकी फ़िज़िक्स में अगर तो चेंज आ रही है, ठीक है, इट्स ओके। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रही तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम सिमेट्रिक है, उसमें कोई इनवेरिएंस नहीं हो रही, ठीक है, तो इनको सिमेट्रीज कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम चार्ज की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, मैस की बात करेंगे, किसी क्वांटिटी की बात करेंगे, तो उसको कंजर्वेशन लॉ का नाम दिया जाएगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है कंजर्वेशन लॉ में और सिमेट्री में। सिमेट्री के थ्रू आप फिजिक्स को देखते हैं कि फिजिक्स में क्या तब्दीली आई। कंजर्वेशन आप दो तरह से देखते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट से किस क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रही है, और स्पेस के रिस्पेक्ट से। स्पेस के रिस्पेक्ट से आमतौर पे हम सिमेट्री देखते हैं जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी है इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम। तो ये उम्मीद है कि जो रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी का कोर्स है, उसमें अगले मॉड्यूल में अगर हम जनरल रिलेटिविटी की तरफ जाते हैं तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी। तो ये पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ इसका। तो अब मैं फ्यूचर रिसर्चेस की तरफ आ जाता हूँ जी। जितना हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, पार्टिकल फिज़िक्स के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको बुनियादी चीज़ें जो हैं उनका काफ़ी हद तक, मैं ये तो नहीं उम्मीद करता कि आपको सारी चीज़ें आ गई होंगी, लेकिन एक तारुफ ज़रूर हो गया होगा आपको कि पार्टिकल फ़िज़िक्स क्या चीज़ है। और पार्टिकल फ़िज़िक्स अगर कुछ लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि ये बहुत ही मुश्किल एक सब्जेक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहला आपका कदम होगा पार्टिकल फ़िज़िक्स या ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की तरफ कि अगर आप पॉजिटिव वे में बैठे हुए इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इसके साथ साथ होमवर्क भी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब पार्टिकल फ़िज़िक्स का जो अगला स्टेप मॉड्यूल 2 होगा उसमें मैथमेटिक्स डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने तौर पे जो आपने कैलकुलस, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको कुछ रिवाइज़ भी करें। ख़ास तौर पे जो आपका मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स है उसके कोर्स को रिवाइज़ करें अगर आपने पढ़ लिया हो वो कोर्स। तो अब पार्टिकल फ़िज़िक्स के आखिर में जाके मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्यूचर में कौन कौन सी रिसर्चेस इसमें हो रही हैं या कौन कौन से पॉसिबल फिनोमेने प्रूव हो सकते हैं। तो उनमें लिस्ट में अगर शामिल की जाए वो फिनोमेने, उसमें पहला हिग्स मैकेनिज़्म है। हिग्स मैकेनिज़्म इसलिए शामिल किया गया है कि ये 2012 रिसेंट ही जो है पार्टिकल डिस्कवर हुआ है, इसलिए भी मैं इसको अभी फ्यूचर रिसर्च में ही शामिल करता हूँ, क्योंकि आफ्टरवर्ड्स हमें ये देखना है कि वो पार्टिकल तो डिस्कवर हो गया, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इस पार्टिकल से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं और इस पार्टिकल पे मज़ीद कौन सी रिसर्च हो सकती है। तो इसलिए भी इसको फ़िलहाल हमें फ्यूचर रिसर्च में ही शामिल करना है। फिर सीपी वायलेशन है, चार्ज पैरिटी वायलेशन। ये जैसे आपको डिफरेंट क्वांटम नंबर्स बताए थे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो वायलेशन कर सकते हैं, तो ये एक फिनोमिना है। और मैटर एंटी मैटर असिमेट्री, ठीक है, जब बिग बैंग हुआ उस वक्त तो दोनों एक जैसे ही थे, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, लेकिन बाद में हमें ये पता चला, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो पार्टिकल मैटर ही नज़र आता है। सुपर सिमेट्री है, एक्स्ट्रा डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग थ्योरी है, इनके नाम मुमकिन है कि आपने सुन रखे हों। तो इसी तरह डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी है। तो मैं शुरू करता हूँ हिग्स मैकेनिज़्म से। अब हिग्स मैकेनिज़्म क्या है, अगर इलेक्ट्रोवीक थ्योरी देखी जाए, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की पहली कंडीशन ये थी कि ये गेज थ्योरी है।
और दूसरी कंडीशन ये थी कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मैसलेस पार्टिकल्स होंगे, मीडिएटर मैसलेस होंगे। लेकिन देखने में ये आया कि जो वीक फोर्स है वो उसके मीडिएटर मैसलेस नहीं है। जैसे कि जी बोजान है, डब्ल्यू प्लस माइनस बोजान है, इसका मतलब है कहीं पे जाके जो सिमेट्री है वो ब्रेक हुई है और इन पार्टिकल्स ने हिग्स बोजान के साथ इंटरेक्शन की और इंटरेक्शन करके मैस गेन किया। उस इंटरेक्शन से पहले इनके मैसेज ज़ीरो थे, लेकिन जब इनकी इंटरेक्शन हुई हिग्स बोजान के साथ, उस फील्ड के साथ इंटरेक्शन हुई, तो उस फील्ड से इंटरेक्शन के थ्रू ही इन्होंने मैस गेन किए। तो ये एक आइडिया है हिग्स मैकेनिज्म का। इसी तरह बाकी तमाम पार्टिकल्स हैं। उस वक्त की बात है जब पार्टिकल वजूद में आए, ये 1964 में पीटर हिग्स ने आइडिया दिया था इसका, ठीक है। पीटर हिग्स एंगलर्ट की बात है, इंटरेक्ट आपने कहना है कि इन्होंने किया, ये रिएक्शन के दौरान करते हैं या बिफोर। अब जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं इन्होंने कहाँ से मैसेज लिए, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गेज जो है गेज थ्योरी या गेज सिमेट्री, उसकी रिक्वायरमेंट तो ये थी कि इनके मैसेज ज़ीरो होने चाहिए, लेकिन हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इनके मैसेज ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स के मैसेज इन्होंने पहले कहीं से लिए हैं। वो कहाँ से लिए? वो हिग्स बोजान के साथ इंटरेक्शन करके लिए। ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है हिग्स मैकेनिज्म का। और फिर इस जो फिनोमिना है, ये जो प्रॉब्लम आया इलेक्ट्रोवीक थ्योरी में, ठीक है, इसको डील करने के लिए ये तीन साइंसदान हैं, पीटर हिग्स, एंगलर्ट एंड रॉबर्ट ब्राउट। इन्होंने ये कहा कि कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसके साथ इंटरेक्शन करके इनके मैसेज जो हमें ज़ीरो नहीं नज़र आ रहे, इन्होंने मैसेज गेन किए हैं, तो वो पार्टिकल जो है उसको नाम दिया गया हिग्स बोजान का। तो ये प्रॉपर एक लग्रांजियन है, लग्रांजियन की इनवेरियंस, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो हिग्स मैकेनिज्म के थ्रू ये सारे के सारे मैसेज गेन होंगे। अच्छा, अब जो हिग्स है, हिग्स ऐसा पार्टिकल है जिसकी स्पिन ज़ीरो है। बाकी तमाम पार्टिकल्स आपने देखे जितने भी बोजान्स हैं उनकी स्पिन 1 है, लेकिन ये सिंगल पार्टिकल है जिसकी स्पिन ज़ीरो होगी। तो ये एक आइडिया है। अब इसके बाद मैं अगला जो है फिनोमिना उस पर आता हूँ। अच्छा, इसके बारे में एक और लास्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हिग्स पार्टिकल, इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है क्योंकि अभी रिसेंट ही डिस्कवर हुआ है। डिस्कवरी के बाद एक यूँ समझ लें कि न्यू डोर ओपन हुआ कि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च अब शुरू हो चुकी है। अच्छा, इसके बारे में बेसिक अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसकी पूरी एक किताब है हिग्स हंटर गाइड। हिग्स हंटर गाइड जो है उसमें आप जाके इसके तमाम जो प्रोसेस हैं वो आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस पे मौजूद है जी। तो नेक्स्ट जो आपके पास है पॉसिबल जी, इसके मैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस बता दूं हिग्स की। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ये है कि डिफरेंट प्लेसेस पे एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं, ठीक है। हर किसी लैब की यही कोशिश थी कि हम इस पे एक्सपेरिमेंट करें। तो ये चंद एक लैब्स के मैं आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बता रहा हूँ क्या थे। ये बात है बिफोर 4 जुलाई 2012 की, उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई। तो जो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी थी, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के मुताबिक जब इस के ग्राफ को या इसके मैस को नैरो किया गया तो उससे ये पता चला कि हिग्स बोजान का मैस जो है 152 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सामने आता है वो हिग्स बोजान के बारे में नहीं होगा, किसी और पार्टिकल के बारे में होगा। तो हिग्स बोजान पे एक अपर लिमिट लगी कि इसका मैस 152 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, और ये था 92% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। इसका जो CL है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो 92% है। अनदर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ये थ्योरेटिकल रिजल्ट था इलेक्ट्रोवीक थ्योरी का, और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था लार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर का। लार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ द सर्न। सर्न के अंदर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जो है सर्कल्स चलते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा सर्कल है उसको लार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर का नाम दिया जाता है। तो LEP इसको इन शॉर्ट कहते हैं। LEP एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो हिग्स का मैस है वो जो है ये शायद मिस्टेकनली जी ये एक्सक्लूडेड 114 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो बिलो है मैस उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। यानी कि हिग्स बोजान पे एक लोअर लिमिट भी लग गई कि इसका मैस 114 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होगा। एक अपर लिमिट लगी थ्रू दी इलेक्ट्रोवीक थ्योरी 152 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
एक लोअर लिमिट लगी 114 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर टेवाट्रॉन जो है, टेवाट्रॉन फर्मी लैब का एक जो है पार्ट है। तो टेवाट्रॉन में जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ये टेवाट्रॉन जो है सर्न के बाद सेकंड लार्जेस्ट कोलाइडर है। तो टेवाट्रॉन एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक एक और रेंज एक्सक्लूड होगी। एक तो थी 152 से ग्रेटर नहीं, दूसरी रेंज इन्होंने अपने 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ फाइंड किया कि जो 162 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 166 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये नहीं पॉसिबल, बाकी सारे पॉसिबल है। अच्छा, फिर CMS जो है, CMS भी पार्ट है सर्न का, ठीक है, दैट इज़ कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनाइड। तो इसके रिजल्ट्स के मुताबिक इसके जो मैस है वो फर्दर एक्सक्लूड कर दिए गए, रूल आउट कर दिए गए। वो थे 127 टू 600 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 127 से 600 तक नहीं हो सकता। तो अब सारे कंबाइन होके जो है इसकी रिसर्च की तरफ जा रहे हैं कि ये वाली रेंज भी नहीं हो सकती, ये वाली रेंज भी नहीं। अब इससे CMS के रिजल्ट से ये पता चल गया कि 127 से अबव भी नहीं हो सकता, ठीक है। LEP से ये पता चला कि 114 से अबव होगा। तो बड़ी ये नैरो हो गई आपके पास है रिसर्च इसकी कि 114 से लेके 127 के दरमियान हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हिग्स बोजान के एक्सपेरिमेंट्स अगर देखें तो हिग्स बोजान डिके होता है। मतलब वो, मैं अगर अपने काम की बात करूं तो मैंने जो काम किया था वो ये था कि हिग्स बोजान डिके होता है 2 फोटॉन्स में। अब 2 फोटॉन्स में डिके होता है, वो किस उसका मैस क्या पॉसिबल है उस पर हम काम कर सकते हैं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अब 2 फोटॉन के अलावा 2 फर्मियन में हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह से उसके मुख्तलिफ डिके चैनल्स हैं। तो डिके चैनल्स में गोल्डन चैनल वो होगा जिसको स्टडी करके आपके पास रिजल्ट इन एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक आ रहे हैं, उस चैनल को फिर गोल्डन चैनल का नाम दिया जाएगा। तो बहरहाल ये कुछ रिजल्ट्स हैं। इसके बाद अगला रिजल्ट अगर देखें एटलस का है। एटलस भी जो है सर्न का ही पार्ट है, जो असल में सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने पे काम करता है। इसी तरह एलिस एक एक्सपेरिमेंट है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सर्न के अंदर। तो एटलस एक्सपेरिमेंट ने जो मैस रेंजेस दी, वो एक्सक्लूजन दी, वो ये है कि 111.4 से लेके 116.6 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एक्सक्लूड कर दिया उसने। 119.4 टू 122.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक्सक्लूड कर दिया। सिमिलरली 129.2 टू 541 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक्सक्लूड कर दिया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद जो फाइनल अनाउंसमेंट हुई 4 जुलाई 2012 में, तो वो जो पार्टिकल हमें मिला वो मिला एट 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो हिग्स का मैस उस वक्त हमें मिला वो 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इसकी प्रेडिक्शन की गई थी थ्योरेटिकल, वो भी यही थी 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सपेरिमेंटली भी हमें कोई पार्टिकल ऐसा मिला जिसका 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैस था। तो ये विद 100% सर्टेनिटी हम ये नहीं कह सकते थे कि ये हिग्स बोजान है, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया हिग्स लाइक बोजान, लेकिन बाद में फिर इसकी फर्दर जो है कंफर्मेशन की गई। तो आफ्टर दैट इसको नाम दिया गया, ये कंफर्म हो गया कि ये हिग्स पार्टिकल ही डिस्कवरी हुआ। एंड वेरी नेक्स्ट ईयर 2013 में फिर पीटर हिग्स और एंगलर्ड, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया इस काम के लिए, हिग्स मैकेनिज़्म के लिए। तो ये हिग्स के सारी मैंने आपको ब्रीफ सी स्टोरी बताई है कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो अगले जो है फिनोमिने की तरफ आ जाते हैं, वो है मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री। मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री ये हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैसे है, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें कहीं भी एंटी मैटर नज़र नहीं आ रहा। हमारे सामने जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सारी की सारी मैटर के तौर पे नज़र आ रही हैं। तो इसके 2 कंक्लूजन हो सकते हैं। इसका एक पॉइंट तो ये है कि जब बिग बैंग हुआ, जस्ट आफ्टर बिग बैंग, मैटर और एंटी मैटर उनकी क्वांटिटी सेम थी, उनमें एक सिमेट्री थी और अब भी वो सिमेट्री कायम है। लेकिन ये मुमकिन है कि हमारे सामने जो चीज़ें हैं इस वक्त, उनमें जो मैटर का पार्ट है वो डोमिनेट कर रहा है, एंटी मैटर का पार्ट जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा। यानी कि एंटी मैटर कहीं और छुपा हुआ है बहुत ज़्यादा। इसी तरह जैसे हमारे सामने जो नज़र आ रहा है वो मैटर है, इसी तरह एंटी मैटर कहीं और बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा इन दी सम अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और ये भी मुमकिन है कि इनमें एक आसिमेट्री हो, कि मैटर ज़्यादा हो एंटी मैटर ज़्यादा हो।
बहरहाल ये एक मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करना अभी बाकी है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल फिज़िक्स। तो इसको अब मैं फर्दर डिस्कस नहीं करूँगा, ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ गए होंगे। ठीक है, मैं अगले फिनोमिना की तरफ जाता हूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। अच्छा, तो अब इसी तरह से अगर अगला फिनोमिना देखें वो है सुपर सिमेट्री का। सिमेट्रीज़ के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। ठीक है, तो सिमेट्री से हट के अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में देखें, कुछ क्लासिकल सिमेट्रीज हम उनको स्टडी करते हैं, जैसे रोटेशनल इनवेरियंस है, ठीक है, और टाइम ट्रांसलेशन है। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ सिमेट्रीज हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो मैंने दो इक्वेशंस स्किप की हैं, वो दो इक्वेशंस क्या थी जो हम डिराइव नहीं कर पाए या डिस्कस नहीं कर पाए यहाँ पे। एक थी केजी इक्वेशन, क्लाइन गार्डन इक्वेशन, और एक थी डिराक इक्वेशन। क्लाइन गार्डन इक्वेशन बेसिकली आप कह सकते हैं एनालॉग टू दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वर्थ क्या है, वही वर्थ है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ की। न्यूटन लॉ के थ्रू आप फोर्स इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, और उसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आप क्या करते हैं, आप हैमिल्टोनियन डेवलप करते हैं, उसको जाके रखते हैं, उसको आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करते हैं, उसके थ्रू आप वेव फंक्शन फाइंड करके और मुख्तलिफ ऑपरेटर अप्लाई करके ऑब्जर्वेबल्स फाइंड करते हैं। तो वही वर्थ है पार्टिकल फिजिक्स में क्लाइन गार्डन इक्वेशन एंड डिराक इक्वेशन की। क्लाइन गार्डन इक्वेशन और डिराक इक्वेशन में बस इतना फ़र्क है कि क्लाइन गार्डन इक्वेशन इज़ ड्वेल फॉर दी स्पिन ज़ीरो पार्टिकल, स्पिन इंटीजर पार्टिकल्स यानी कि बोसॉन्स के लिए आप कह सकते हैं, और जो डिराक इक्वेशन है वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए बनाई गई है, फर्मियंस के लिए। ठीक है, तो और ये डिराक ही था, अगर आपको याद हो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिराक ने आइडिया दिया था बेसिकली कि पार्टिकल की पार्टिकल में एंटी पार्टिकल और पार्टिकल का आइडिया जो है डिराक से हमने शुरू किया था। तो डिराक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आते हैं वो चार तरह के आते हैं। उसमें दो सोल्यूशन है पॉजिटिव मैथ्स के, दो सोल्यूशन है नेगेटिव मैथ्स के। अब नेगेटिव मैथ्स से हमें आइडिया मिला कि वाकई जो है एंटी पार्टिकल मौजूद हो सकता है, जिसको बाद में जाके एंडरसन ने डिस्कवर किया। तो अब जो सुपर सिमेट्री थ्योरी है ये क्या चीज़ है? सुपर सिमेट्री ये कहती है कि जो दो इक्वेशंस अलग अलग मौजूद हैं वो दो नहीं होनी चाहिए, एक अलग इक्वेशन होनी चाहिए। एक सिंगल थ्योरी, जैसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग चाहते हैं, उसी तरह एक सिंगल इक्वेशन होनी चाहिए जो दोनों टाइप के पार्टिकल्स को डील करे। तो और इससे आगे एक और भी फिर, और दूसरा ये क्वांटम ग्रेविटी को भी रिलेट करती है। क्वांटम ग्रेविटी में मैंने बताया था कि रिक्वायरमेंट्स क्या है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की अगर बात करें, तो उसमें हमें एनर्जी स्केल इतना ज़्यादा चाहिए जो फ़िलहाल हमें अवेलेबल नहीं है। और सुपर सिमेट्री के साथ लिंक्ड एक मिनिमल सुपर सिमेट्री मॉडल है, जो मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ, लेकिन ये डिस्कस नहीं करेंगे। जी, स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी में ये हमें आइडिया दिया जाता है कि जो जितने हमें मैटर नज़र आ रहा है, इसमें पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, पार्टिकल्स को रिप्लेस किया गया है वाइब्रेशंस के ज़रिए, स्ट्रिंग्स के ज़रिए। हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल्स नहीं हैं, बेसिकली स्ट्रिंग्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं। ये इसका एक बुनियादी सा आइडिया है। और इसकी रिक्वायरमेंट्स में क्या चीज़ें शामिल थी? इसकी रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें शामिल थी कि जो आपके पास डायमेंशंस हैं वो कितने होने चाहिए? वो 25 होने चाहिए। लेकिन 25 डायमेंशन तो है, ये कहाँ तक पहुँच चुका है? रिड्यूस होके ये आपके पास 9 और 10 डायमेंशन पे पहुँच चुका है। ठीक है, तो अब जो 9 और 10 डायमेंशन है उसमें हमें जो विजिबल डायमेंशंस नज़र आती हैं वो हैं 3 डायमेंशंस, या अगर हम रिलेटिविटी में चले जाएं तो 4th डायमेंशन टाइम डायमेंशन नज़र आता है। बाकी डायमेंशंस जो हैं वो उसके दो राय हैं, या तो वो एग्जिस्ट नहीं करते या वो एग्जिस्ट करते हैं हिडन है, हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें 9 डायमेंशन 10 डायमेंशन में जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। इस पे प्रॉपर मुझे याद है कि एक सेमिनार हुआ था डॉक्टर परवेज साहब का ही, और उनके इसके बारे में कमेंट्स ये थे कि स्ट्रिंग थ्योरी को प्रूव होने के लिए अभी कम से कम 200 साल लगेंगे।
जी, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। मैटर की अगर बात करें तो जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त स्टैंडर्ड मॉडल जिसको डिस्क्राइब करता है वो 5% ऑफ द कंटेंट ऑफ द यूनिवर्स है। और डार्क मैटर जो है उस बाकी जो 5% के अलावा 95% की अगर बात करें, 95% क्या है, उसमें तकरीबन 20% डार्क मैटर है और 75% डार्क एनर्जी है। जी, डार्क मैटर का आइडिया दिया था 1933 में फ्रिट्स ज़्वीकी ने। इसने ये किया कि गैलेक्सीज़ की वेलोसिटीज़ फाइंड की, और गैलेक्सीज़ की वेलोसिटी फाइंड जब की इसने, उससे जो इन्फॉर्मेशन सामने आई उससे ये पता चला कि जो क्लस्टर का मैस है, क्लस्टर एक ऑब्जेक्ट है, आप कॉस्मोलॉजी में इसको देख सकते हैं। क्लस्टर आप कलेक्शन ऑफ स्टार्स कह सकते हैं जहाँ पे जमा हुए हों। तो बहरहाल क्लस्टर की अगर बात की जाए, उसका जो मैस एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ही ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? रिजल्ट वाज सरप्राइजिंग, 400 टाइम्स लार्जर देन विजिबल स्टार्स इन दी क्लस्टर। अब 400 टाइम्स की अगर बात करें, 399 जो इसका मैस ज़्यादा आया है वो कहाँ से आया है? वो हमें तो नज़र नहीं आ रहा, या हमारे सामने नहीं है, हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो वो फिर क्या है? वो डार्क मैटर है। ये पहला इसका एविडेंस था डार्क मैटर का। फिर उसके बाद गैलेक्सीज़ की अगर बात करें तो गैलेक्सीज़, इसका कंक्लूजन क्या है या इससे हम क्या इन्फर कर रहे हैं, वो ये है कि हो सकता है कि गैलेक्सीज़ जो मैटर शो कर रही हैं उससे बहुत ज़्यादा इनके पास मैटर मौजूद है, लेकिन ये रेडिएट नहीं कर रहे। जो इससे लाइट हमारे तक पहुंच रही है उसके स्पेक्ट्रम के थ्रू ही हम अंदाज़ा कर रहे हैं ना कि कितना मैस है। तो मुमकिन है कि ये बाकी सारा जो लाइट है या बाकी जो मैटर है उसको रेडिएट नहीं कर रहा। वो जो रेडिएट नहीं हो रहा वो कौन सा मैटर है? वो डार्क मैटर है। तो ये एक इसका कंक्लूजन हम देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है लार्ज स्केल ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट्स पे इसकी कोई एज सच एविडेंस हमें स्मॉल स्केल पे नहीं मिलती, लार्ज स्केल पे ही मिलती है, जैसे कि गैलेक्सीज़ के अंदर, वो मैंने आपको बता दी है। तो इसमें भी रिसर्च जारी है, तो होपफुली कभी ना कभी ये हमें पता चल जाएगा कि डार्क मैटर मौजूद है या नहीं है, और अगर मौजूद है तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। नहीं, एंटी मैटर इज़ नॉट डार्क मैटर। डार्क मैटर, एंटी मैटर तो ऑब्जर्वेबल है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उसको, तो वो तो विजिबल मैटर के अंदर आता है। लेकिन जो डार्क मैटर है इसको हमने अभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। जितनी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज, जितनी जेम्स टेलीस्कोप अब हमारे पास आ चुकी है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसके ज़रिए भी हम नई रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, हब्बल टेलीस्कोप से जितनी भी रिसर्च हुई है, तो उसके मुताबिक जो हमें चीज़ें नज़र आ रही है, एक अंदाजे के मुताबिक 95% अभी हिडन है, वो हमें नज़र नहीं आया, या आप ये कह लें हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए उसको, और 5% अभी हम एक्सप्लोर कर पाए और वो हमें नज़र आ रहा है। जी, आखिरी चीज़ जो है इसमें मैं आपको बता दूं अबाउट द डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी जो है एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसमें नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव ग्रेविटी का आइडिया है, या इसको आप कह सकते हैं रिपल्सिव ग्रेविटी का आइडिया है, और प्रेशर का एक आइडिया है। तो ये सारा का सारा जो आइडिया है वो डार्क एनर्जी का है। तो 1998 से पहले जो है इसको, जो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स है, इस पे हमारा मानना ये था कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जो है वो होती जा रही है, लेकिन 98 में हमें ये पता चला जो एक्सपेंशन है अभी भी जारी है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कम हो गया। मतलब कि जितनी तेज़ी के साथ वो एक्सपैंड हो रही थी, अब स्लोली एक्सपैंड हो रही है। एक साल में यूँ कह लें कि जितना वो एक्सपैंड हो रहा था, ठीक है, अगले साल में उससे थोड़ा सा कम एक्सपैंड हुआ। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए भी मुमकिन है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मौजूद है तमाम मैटर की, और इसमें कोई ऐसी एनर्जी मौजूद है जो इसको खींचे हुए अपनी तरफ, उसको, उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर रही है। वो एनर्जी क्या है? वो डार्क एनर्जी है। तो अब जो है यहाँ पर
एक क्वेश्चन आखिरी ये है कि अगर ऐसे वो खींचे जा रही है, एक्सपेंशन तो जारी है, लेकिन क्या कभी ऐसा भी मुमकिन होगा कि वो एनर्जी सारी के सारे मैटर को खींच ले और दोबारा एक नुक्ते पे ले आए, और दोबारा एक नुक्ते पे आ जाएं तो मुमकिन है कि उसके बाद दोबारा वो उसको छोड़ दें। दैट इज़ कॉल्ड बिग क्रंच। तो इसके बाद भी एक डार्क मैटर हो सकता है। ज़्यादा एक्सपेंड भी हो सकती है। तो ये एक बुनियादी मकसद है पार्टिकल फिज़िक्स को पढ़ने का कि कायनात के बारे में हम जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और ये तो हमें मतलब अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है कि एक्सप्लोर करें, चीज़ों को जानें, ठीक है। तो बहरहाल अगर एज ए फिज़िस्ट सोचें तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। हमें फ़िज़िक्स तो आती है लेकिन हम कायनात के बारे में कुछ नहीं जानते, तो ये फिर बड़े अफसोस की बात होगी। इसलिए अगर ये आपका कोर्स नहीं है पार्टिकल फ़िज़िक्स, इसमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट ज़रूर डेवलप हुआ होगा, और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आइंदा भी इस एक्टिविटी के तहत आप लर्न करेंगे और मेरी भी हिम्मत आप बंधाएंगे इंशाल्लाह। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम इस जैसे और भी कोर्सेज लाइक जैसे डॉक्टर परवेज़ साहब ने भी बात की थी कि आप पहले बुनियादी कोर्सेज पढ़ें जिसमें अलजबरा, मैथमेटिक्स, कैलकुलस ये चीज़ें शामिल हैं, और वो पढ़ने के बाद फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आएँ। उन्होंने बड़ी अच्छी तरतीब बताई। उसके बाद आप क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आएँ, क्वांटम मैकेनिक्स से फिर आप पार्टिकल फ़िज़िक्स की तरफ जाएँ और क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरफ जाएँ। तो अगर आप अपने आखिरी सांस तक भी ये चीज़ें सीख लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो मतलब ये है कि आपको हमेशा के लिए कोशिश जारी रखनी है इसके लिए। तो किसी भी लेवल पे रहते हुए अपनी हिम्मत जो है वो छोड़नी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये कोर्सेज जो हैं कंटिन्यू रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन है, अभी तक कितनी क्लासेस दरियाफ्त हो चुकी हैं? मैं देखें इसके बारे में कोई ज़्यादा जवाब नहीं दे सकूँगा। एक तो ये है कि ये बुनियादी सवाल है कॉस्मोलॉजी का, तो लेकिन पार्टिकल फिज़िक्स में भी ये चीज़ें आती हैं। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये आप गूगल कर सकते हैं। मुझे इस वक्त इसके बारे में कोई नहीं लगा जी। और कोई इसके बारे में फंडामेंटल क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। सर, ये जो पार्टिकल हैं ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद है सारे, तो ये इंटरेक्शन नहीं करते? इंटरेक्शन तो करते हैं। देखें आप रेंज की बात करें ना कि ये पेन या कोई चीज़ टेबल पे कैसे यहाँ पे रुकी हुई है, दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की जो रेंज है वो इन्फिनिट है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों नहीं नज़र आ रही, वीक फोर्स क्यों नहीं नज़र आ रही, उसकी रेंज क्या है, वो विद इन न्यूक्लियस ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ ड्यू टू रेंज। स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स की है, ठीक है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि उसकी रेंज बहुत